डेमोक्रेसी में जनता ही सबसे ऊपर होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता का राज, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन सरकार बनाने या सरकार चलाने के लिए देश की सारी जनता तो जाकर पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकती। इसीलिए देश का संविधान हम 140 करोड़ लोगों को अपना जनप्रतिनिधि संसद में भेजने का अधिकार देता है और हमारे देश के नागरिक पूरे देश से 543 जनप्रतिनिधि वोट देकर संसद में भेजते हैं। संसद में पहुंचने वाले जनता के इन प्रतिनिधियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। इन प्रतिनिधियों को जनता के लिए काम करना होता है और ये अपने कामकाज के लिए देश की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे जनता अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाकर पार्लियामेंट में भेजती है, जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए काम करे, जीतने के बाद उस व्यक्ति की सारी लॉयल्टी और जवाबदेही जनता की बजाय उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति क्यों हो जाती है? पब्लिक की बात सुनने की बजाय वो एमपी, वो जनप्रतिनिधि पार्टी हाईकमांड के इशारों पर काम करना शुरू क्यों कर देता है, जबकि उसकी सारी लॉयल्टी और जवाबदेही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की उस जनता के प्रति होनी चाहिए जिस जनता का वो संसद में प्रतिनिधि है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश की जनता ने अब जनप्रतिनिधियों को चुनना बंद कर दिया है। अब लोग एक उम्मीदवार को वोट नहीं करते, वो अब एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, ज्यादातर लोगों का वोट अब एक पॉलिटिकल पार्टी को ही जाता है। लोग किसी को एमपी बनाने के लिए या अपना जनप्रतिनिधि संसद में भेजने के लिए अब वोट नहीं करते। वो तो किसी बड़े नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को वोट करते हैं। जीता हुआ सांसद ये बात जानता है कि आपने उसे वोट नहीं दिया है, आपने तो पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है और वो जनता की वजह से संसद में नहीं पहुंचा है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट की वजह से संसद में पहुंचा है और इसीलिए उसकी सारी लॉयल्टी और जवाबदेही जनता की बजाय उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो जाती है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से सरकार चलाती हैं, उसमें पार्टी का डिसीजन ही पार्टी के बाकी सभी सांसदों का डिसीजन भी बन जाता है। अगर कोई एमपी पार्टी के डिसीजन से अलग भी सोचता है, तब भी वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता क्योंकि वो उस पार्टी के टिकट पर जीत कर आया होता है। ऐसे में कल्पना कीजिए कि अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता उस एमपी को अपनी ही सरकार के खिलाफ किसी बात को उठाने के लिए कहती है, तो क्या वो सांसद अपनी सरकार के खिलाफ कोई बात उठा पाएगा? आज देश की सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर चलती है जहां रूलिंग पार्टी में टॉप लीडरशिप का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होता है। ये आप भी जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका अब कम होती जा रही है। जनप्रतिनिधि केवल सरकार या पार्टी का बचाव करते हुए ही नजर आते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें टॉप लीडरशिप कोई पॉलिसी बना दे और बाकी सभी सांसद सिर्फ इसीलिए उनकी हां में हां मिलाएं क्योंकि वो उस पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं, तो ये सही मायनों में लोकतंत्र नहीं हो सकता। इसे पार्टी तंत्र कहना ही सही होगा और इसीलिए आज ये समझना जरूरी है कि हम वोट कैसे करें ताकि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। दोस्तों, भारत का संविधान हमें सीधे सीधे तौर पर सरकार या प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। ईवीएम पर हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए वोट करना होता है, ना कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनने के लिए। ईवीएम पर एक उम्मीदवार के नाम के सामने उसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जरूर लिखा होता है, लेकिन वोट आप एक व्यक्ति को ही करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। अगर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना होता तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही ईवीएम पर होता, उम्मीदवार का नाम नहीं। संसद में जनता का प्रतिनिधि एक व्यक्ति होता है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी। वोट देकर हम अपना एमपी संसद में भेजते हैं और 543 एमपीज के बीच यह फैसला होता है कि सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री कौन होगा। जब जीते हुए सभी सांसद मिलकर मेजॉरिटी के आधार पर अपना नेता या प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री पर दबाव रहता है कि वो उन सांसदों की बात समय समय पर सुने,
क्योंकि उसे सांसदों ने मिलकर चुना होता है। लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी पीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान चुनाव से पहले ही कर देती है और अगर उस पार्टी के फेवर में माहौल भी बन जाता है, लोग ईवीएम मशीन पर कैंडिडेट का नाम देखे बिना ही उस पार्टी को वोट भी कर देते हैं, तो ऐसा चुना हुआ प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चुना हुआ होता है, ना कि संसदीय व्यवस्था के अंदर जीते हुए एमपीज के द्वारा चुना हुआ। ऐसे पीएम को यह पता होता है कि उसके नाम की वजह से ही पार्टी के दूसरे सांसद चुनाव जीते हैं और वो उन सांसदों की वजह से पीएम नहीं बना है, उसे पार्टी ने पीएम बनाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पीएम कभी दूसरे सांसदों की किसी भी बात को कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस देगा? और इसीलिए एक वोटर को अपना वोट प्रधानमंत्री पद के किसी उम्मीदवार को ध्यान में रखकर नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कैंडिडेट को ध्यान में रखकर एक अच्छा एमपी संसद में भेजने के लिए करना चाहिए। और यही जिम्मेदारी देश का संविधान हम वोटर्स को देता है। हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ऐसा एमपी संसद में भेजना है जो हर हाल में हमारी आवाज सरकार के सामने उठाए, चाहे वो रूलिंग पार्टी में रहे या अपोजिशन में। मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान चुनाव से पहले ही कर दिया है और आपको भी वो पीएम कैंडिडेट पसंद है, तब भी उस पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को वोट देने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर किसी बड़े फिल्म स्टार को या किसी बड़े नाम को एमपी कैंडिडेट बना देती हैं, लेकिन देश का इतिहास गवाह है कि ज्यादातर ऐसे एमपीज ने देश की जनता को निराश ही किया है। ऐसे एमपीज लोगों के मुद्दे उठाना तो दूर, ये संसद की कार्रवाई तक में हिस्सा नहीं लेते। ऐसे एमपीज की अटेंडेंस संसद में अक्सर सबसे कम होती है। सीट के लालच में जो सो कॉल्ड लीडर्स बार बार पार्टीज बदलकर चुनाव लड़ते हैं, वो सीट के सगे हो सकते हैं, जनता के सगे नहीं। और वोटर्स को चाहिए कि ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स को संसद के अंदर का नहीं, बल्कि संसद के बाहर का रास्ता दिखाएं। कैंडिडेट का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और कंट्री के लिए क्या विजन है, यह जानना भी जरूरी है। हर एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर साल 5 करोड़ तक के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रिकमेंड कर सकता है। आपके कैंडिडेट ने इस बारे में क्या अनाउंसमेंट की है? वोट करने से पहले कैंडिडेट से उनका विजन पूछना आपका अधिकार है। आप अपने तमाम सवाल लिखकर सीधे सीधे उन्हें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पूछ सकते हैं। जिस उम्मीदवार को अपनी बात कहनी ना आती हो, जो अच्छा कम्युनिकेटर ना हो, ऐसा व्यक्ति आपकी बात या देश की बात संसद में क्या उठाएगा? एक आइडियल एमपी को एक अच्छा स्पीकर होना बहुत जरूरी है। आपका सांसद, आपका जनप्रतिनिधि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, उतना ही अच्छा काम, उतना ही एफिशिएंट काम वो आपके लिए और देश के लिए कर पाएगा। दोस्तों, हमारे परिवारों में जब हेड ऑफ द फैमिली कोई ऐसा काम करता है जो परिवार के दूसरे सदस्यों को सही नहीं लगता, तो परिवार के वो दूसरे सदस्य हेड ऑफ द फैमिली पर डिपेंडेंट होने के बावजूद उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कई बार वो हेड ऑफ द फैमिली से लड़ जाते हैं, लेकिन उसे गलत काम करने से रोकते हैं। इसका उदाहरण आपने कई बार अपने परिवारों में भी देखा होगा। इसी तरह रूलिंग पार्टी में बैठा एक एमपी जो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसे भी सरकार में रहते हुए ही अपनी ही सरकार के सामने गलत नीतियों के खिलाफ एक फाइटर की तरह आवाज उठानी ही चाहिए। महज इसलिए कि वो एक रूलिंग पार्टी का एमपी है, उसे जनता की आवाज को दबाने का हक नहीं मिल जाता। अपने उम्मीदवार से सीधे सीधे पूछे कि क्या वो समय समय पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज सरकार के सामने उठाएगा या नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठा एमपी जनता की आवाज सरकार को सुनाने की बजाय अक्सर सरकार की नीतियों का बचाव ही जनता के सामने करने लगता है। दोस्तों, भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए जो भी योजनाएं बनाती है या जो भी काम करती है, उन सभी कामों को करने के लिए सरकार के सिस्टम में वर्तमान में 54 मिनिस्ट्रीज और 93 डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं।
जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री, शिक्षा देने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री, पेट्रोल और रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, लोगों को रेल नेटवर्क उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री, देश की सुरक्षा करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, टैक्स कलेक्शन और बजट बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, स्टील मिनिस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जैसी 54 टोटल ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें देश की सरकार देश की जनता के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती रहती है। इनमें से 10 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके कामकाज और योजनाओं का सीधा सीधा असर देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है और इन मिनिस्ट्रीज को हम सरकार की कोर मिनिस्ट्रीज भी कह सकते हैं। ये मिनिस्ट्रीज हैं एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, एम्प्लॉयमेंट, पेट्रोलियम, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, हाईवेज एंड रोड्स, पावर और एग्रीकल्चर। डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बाकी वर्ल्ड के लिए क्या डिप्लोमेसी तैयार की जा रही है या स्टील मिनिस्ट्री के लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, इसका सीधा सीधा असर देश के आम नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर नहीं पड़ता। लेकिन 10 कोर मिनिस्ट्रीज में सरकार कैसा काम करती है, कैसी योजनाएं लाती है, इसका सीधा सीधा असर देश के आम नागरिकों के जीवन स्तर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस उपलब्ध कराने का काम और इनकी कीमत निर्धारित करने का काम करती है। इसका सीधा सीधा असर हमारे रोज के होने वाले खर्चों पर पड़ता है। इसी तरह रेलवे मंत्रालय या रेलवे मिनिस्ट्री रेल ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने का काम करती है, जिसका सीधा असर लोगों को मिलने वाली रेल यात्रा की क्वालिटी और कीमत दोनों पर पड़ता है। अपने धर्म या अपनी जात के व्यक्ति को वोट देने की बजाय एक ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो इन 10 मिनिस्ट्रीज में बनने वाली योजनाओं पर खुलकर बात कर सके और इन पर सरकार से सवाल पूछ सके। लोकसभा चुनाव में आप जिस भी उम्मीदवार को वोट करने की सोच रहे हैं, उस उम्मीदवार से इन 10 मिनिस्ट्रीज के बारे में उसकी राय जरूर पूछिए और पूछिए कि वो इन 10 मिनिस्ट्रीज की आने वाली योजनाओं में किस तरह का कंट्रीब्यूशन करना चाहता है और किस तरह के सुझाव सरकार को देना चाहता है। आप अपने सवाल लिखकर सीधे सीधे अपने उम्मीदवार को ईमेल कर सकते हैं या उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। जब लाखों लोगों के सवाल कैंडिडेट्स के पास पहुंचेंगे तो ईमानदार उम्मीदवार इनका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि यही सही तरीका है स्वस्थ लोकतंत्र को जीवित रखने का और एक काबिल व्यक्ति को एमपी बनाकर संसद में भेजने का। धर्म और जात के आधार पर चुना हुआ व्यक्ति आम नागरिकों के लिए जरूरी इन 10 कोर मिनिस्ट्रीज के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, वोट करना आपका अधिकार व जिम्मेदारी दोनों है, इसलिए वोट जरूर करें और लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बने। नमस्कार।